जय हिंद साथियों, मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ आज क्लास 12 का आर्टिकल राइटिंग। वैसे विद्यार्थी जिनका इस बार एग्ज़ाम है क्लास 12 का, उनके लिए काफ़ी अच्छा साबित होने वाली ये वीडियो, रामबाण साबित होने वाला है। आप पूरे वीडियो को देखें। यदि आप पूरे वीडियो को देख जाते हैं तो आर्टिकल राइटिंग से आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं हो सकता है, आप इजीली मार्क्स उठा सकते हैं। सो आइए बिना देर किए स्टार्ट करता हूँ मैं। और चीज़ों को मैंने बहुत ही प्रोफेशनली वे में लिखने का प्रयास किया हूँ, पीपीटी के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। बस आपको देख जाना है वीडियो को, और एंड देन जो है सो आपका कॉन्फिडेंस जो है आर्टिकल राइटिंग में बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। सो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आर्टिकल राइटिंग ये जो क्लास 12 के लिए है मेरे भाई, ये जेक बोर्ड के साथ साथ सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए भी यही है, क्योंकि दोनों का फॉर्मेट सेम है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और ख़ास तौर पे मैंने इसको 2024 के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए बनाया है, 2024 के फाइनल एग्ज़ाम को ध्यान रखते हुए बनाया है। तो हम लोग कैसे करेंगे आर्टिकल राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग की क्या फॉर्मेट होनी चाहिए, इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। आर्टिकल राइटिंग से रिलेटेड एमसीक्यूज़, आर्टिकल राइटिंग की फॉर्मेट और आर्टिकल राइटिंग को लिखा कैसे जाता है, बहुत ही सिंपल सेंटेंसेस में मैंने समझाने का प्रयास किया है। होपफुली आपको समझ में आएगा। सो देखो मेरे भाई सबसे पहले आर्टिकल लिखने के लिए हमें एक हेडिंग और टाइटल की ज़रूरत होता है, और ये हेडिंग या टाइटल हमें कहाँ से मिलेगा, क्वेश्चन में। जो पेपर में क्वेश्चन आएगा वहीं से हमें हेडलाइन और टाइटल तैयार करना है। अच्छा, हेडलाइन और टाइटल जैसे मैं बताऊं, डिफॉरेस्टेशन हो सकता है, विमेन एम्पावरमेंट हो सकता है, अभी इस बार रिसेंटली G20 समिट हुआ है तो उस पर आ सकता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे आ सकता है। तो कई तरह के जो है सो टॉपिक पे आ सकता है आपको लिखने के लिए। मैं यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूँ और मैं बता भी नहीं सकता हूँ कि क्या आने वाला है, बट मैं आपको एक आइडिया दे दिया कि आपको तैयार रहना है, चाहे किसी भी टॉपिक पे आ जाए, बस आपको लिखना आना चाहिए, आपको फॉर्मेट आना चाहिए प्रॉपर तरीके से, एंड देन यू विल राइट। ओके, सो पहला हम लोग काम करेंगे हेडिंग और टाइटल। अगर एमसीक्यूज में भी ये क्वेश्चन आता है कि आर्टिकल कहाँ से स्टार्ट होती है, आर्टिकल लिखने के लिए सबसे पहले क्या लिखना होता है, तो ये दोनों में से कोई एक आएगा, हेडिंग या टाइटल। उसके बाद लिखना है मेरे भाई बाय लाइन। ये बाय लाइन क्या रिप्रेजेंट करता है, राइटर का नेम, राइटर का नेम। अगर क्वेश्चन में राइटर का नेम दे रखा है तो निश्चित तौर पे आप वहाँ पे नाम ही लिखेंगे, अदरवाइज बाय लाइन दे करके भी आप छोड़ सकते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग या टाइटल एंड देन बाय लाइन। सबसे पहले हेडिंग या टाइटल, फिर क्या, बाय लाइन। तो क्लियर हो गया। फिर अभी देखो, मैं मेन बॉडी को लिखने के लिए मैं आप लोग को बताऊं कि मेन बॉडी को ना 3 पैराग्राफ में प्रयास करना लिखने के लिए। मेन बॉडी को कितने पैराग्राफ में करोगे, 3, एटलीस्ट 3 पैराग्राफ, ठीक है। 3-4 आप कर सकते हो। अभी की जो पैटर्न जो है उसमें से 3 सफिशिएंट है, तो आप 3 पैराग्राफ को करें। हेलो, क्लास में थोड़ी देर बात करता हूँ। तो मेन बॉडी को आप लोग को 3 पैराग्राफ या 4 पैराग्राफ में कंप्लीट करना है। सबसे पहले यहाँ पे मैंने 3 पैराग्राफ को रख करके समझाने का प्रयास किया हूँ। पहला पैराग्राफ जो होगा ना मेरे भाई, वो होगा ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द टॉपिक। यानी मेन बॉडी की जो पहला पैराग्राफ होगा उसमें आपको ना इंट्रोडक्शन देना होगा, किसके रिलेटेड, टॉपिक के रिलेटेड। जो आपकी हेडिंग है, जो टाइटल है, जो आपने जिस टॉपिक पे आपको आर्टिकल लिखना है, जो क्वेश्चन में आया है, उसके बारे में ना ब्रीफ, शॉर्ट, ब्रीफ का मतलब शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट द टॉपिक। दैट मीन्स यू हैव टू राइट अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द टॉपिक इन अ फर्स्ट पैराग्राफ। ओके, सो अब सेकंड पैराग्राफ में हम क्या करेंगे, सेकंड पैराग्राफ में हम करेंगे, अगर वो टॉपिक से, उस टॉपिक की कुछ मेरिट्स हैं, मेरिट्स तो समझ में आ रहा है ना, अगर अच्छाइयाँ हैं तो उसको अच्छाइयों को मेंशन करना है, अगर उसकी कुछ बुराई है तो बुराई, और फिर कोई कारण है या प्रभाव है तो उसको लिखेंगे, ठीक है। ये हम काम करेंगे सेकंड पैराग्राफ में। और जो थर्ड पैराग्राफ होगा ना मेरे भाई, वो कंक्लूजन का होगा या फिर सजेशन, कंक्लूजन या सजेशन। हम सजेस्ट करेंगे चीज़ों को कैसे सुधारा जा सकता है, उसका क्या निष्कर्ष हो सकता है। तो ये 3 पैराग्राफ जो है उससे आप अपने आर्टिकल राइटिंग को कंप्लीट कर सकते हैं। मैं दोबारा बोलना चाहूँगा कि इस बार के एग्ज़ाम के लिए, खासतौर पे इंग्लिश स्कोर के बच्चों के लिए, मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि ये जो आपका राइटिंग स्किल वाला जो सेक्शन होता है, डिस्क्रिप्टिव पेपर का जो सेक्शन होता है, यहाँ पे मार्क्स गेन किया जा सकता है, यहाँ पे नंबर नहीं कटते। अगर आपका लिखने की स्टाइल ठीक है, ग्रामर में चीज़ों को अच्छा से अरेंज करते, ग्रामेटिकली सही लिखते सेंटेंस को, आपकी फॉर्मेट सही है, तो नो डाउट आप अच्छे स्कोर कर सकते हैं मेरे भाई। तो दोबारा मैं चीज़ों को री कर देता हूँ। एक्चुअली ये फॉर्मेट था बेसिकली, तो फॉर्मेट आपने देखा, ये क्लास 12 के लिए है
कोई भी आर्टिकल राइटिंग के लिए फॉर्मेट बहुत ही सुटेबल था। तो हेडिंग और टाइटल से शुरू करना है। बाय लाइन मैंने कहा राइटर का नाम होगा, अगर क्वेश्चन में दिया है तो मेन बॉडी को तीन पैराग्राफ में यू हैव टू मेंशन एटलीस्ट 3 पैराग्राफ टू राइट द मेन बॉडी। द फर्स्ट पैराग्राफ शुड बी brief introduction about the topic and the second paragraph you have to mention about merits and demerits, causes and effect, जो भी होगा आर्टिकल के रिलेटेड, एंड थर्ड पैराग्राफ में कंक्लूजन और सजेशन होगा। तो देखा आपने, ये था फॉर्मेट। ये क्या था? फॉर्मेट। अभी मैं आप लोग को थोड़ा देर के बाद मैंने कुछ आर्टिकल का मेन बॉडी लिख रखा है, मैं उसको समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे कि देखो, मैंने अनएम्प्लॉयमेंट किस पे लिख रखा है? अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। बेरोजगारी पे जो है सो एक आर्टिकल मैंने बना करके रखा है, आपको देखना है। जैसे कि देखो, सबसे पहले मैंने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या किया कि ये मेरा अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो गया मेरे भाई? हेडिंग। क्या हो गया? हेडिंग। फिर इसके बाद क्या हो गया? बाय लाइन। हेडिंग के बाद क्या हो गया? बाय लाइन। समझ आ रही प्रॉपर तरीके से? आ रहा है ना समझ? ठीक है। उसके बाद देखो मैंने क्या कर रहा, सबसे पहले पहला पैराग्राफ में मैं ना अनएम्प्लॉयमेंट को इंट्रोड्यूस करने का प्रयास किया, इसको परिभाषित करने का प्रयास किया। कैसे किया? तो क्या है अनएम्प्लॉयमेंट? तो अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स, यानी बेरोजगारी का मतलब होता है लेक ऑफ वर्क, यानी काम की कमी होना, जॉब की कमी होना। किन लोगों के लिए? फॉर दोज पीपल, वे सारे लोगों के लिए हु आर कैपेबल एंड विलिंग टू डू वर्क, वे सारे लोगों के लिए जो विलिंग है, यानी जो कैपेबल है और विलिंग है, कोई भी काम करने का इच्छा रखता हो या फिर सक्षम हो, यदि उसके बावजूद भी उसके पास कोई काम नहीं है साथियों, तो वो क्या कहलाएगा? बेरोजगार। क्या कहलाएगा? बेरोजगार। पता है ना बेरोजगारी क्या चीज़ होती है? बेरोजगारी मैं बताऊं कि बेरोजगारी आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर दुनिया में कहीं नर्क है ना, दुनिया में अगर कहीं नर्क है तो वो बेरोजगारी की नर्क है। बेरोजगार आदमी को ना दुनिया नर्क ही लगता है मेरे भाई, क्योंकि बेरोजगार जो लोग होते हैं ना, उसको जानवरों के समान ट्रीट किया जा सकता है। और बेरोजगारी को हटाने के लिए जो कलम आप देख रहे हैं ना, इसमें सबसे बड़ी ताकत होती है कि हमारे जैसे मध्य वर्गीय लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए जो कलम है ना, वो सहारा बनता है। और इससे बेरोजगारी को हटा करके रोजगार को ला करके आप अपने स्टेटस को चेंज कर सकते हैं, अपनी फैमिली के स्टेटस को चेंज कर सकते हैं, अपने जनरेशन को चेंज कर सकते हैं। और आपको बनना है, आपको इंसान बनना है, अपने फैमिली के स्टेटस को चेंज करने के लिए आपको इंसान बनना है, आपको रोजगार पाना है। देखो दोस्त, रोजगार तो यूँ सब लोग पा लेते हैं, बट उस रोजगार में आपको किस तरह की रोजगार चाहिए? अब देखो, मेनली मैं कहना चाहता हूं कि कोई लोग पीएचडी कर रखा है। अब कोई लोग पीएचडी कर रखा है तो क्या उसको आप मनरेगा में काम दे दोगे? अब पीएचडी करने वाले लोगों को कहोगे कि जाकर मनरेगा में काम करो, और सरकार ऊपर से बोलती मैं तो रोजगार दे रहा हूं। अरे भाई ये क्या हुआ? अरे भाई जिस तरह के जो लोग हैं, जिस लायक के लोग हैं, उस हिसाब से काम मिलेगा तभी ना उसको रोजगार मिलेगा यार। अब कोई लोग MA BA किया हुआ है, BEd किया हुआ है, PhD किया हुआ है, अब वो पकौड़ी बेचने का काम कर रहा है, तो वो कहेगा कि मैं बेरोजगार हूँ? वो तो जरूर कहेगा ना मैं बेरोजगार हूँ। तो रोजगार और बेरोजगार, ये दो जो टर्म है ना, आज बड़ी जो चल रहा है आज के, जो खास तौर पे अपना झारखंड की बात करूँ या फिर अपने देश की बात करूँ, यहाँ के एजुकेशन सिस्टम पे बात करूँ, तो कुल मिलाकर के मैंने सब चीज़ मेंशन करने का प्रयास किया है। आइए हम थोड़ा सा प्रयास करते हैं एक बार दोबारा डिफाइन करने का कि बेरोजगारी क्या है। देखो दोस्तों, अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है लेक ऑफ वर्क, कामों की कमी। लेक का मतलब क्या होता है? कमी। वैसे लोगों के लिए ना जो कैपेबल है, जो सक्षम है, कैपेबल का मतलब जो सक्षम है काम करने का, या फिर इच्छा रखता है क्या करने का? काम करने का। दोस्तों लिखा हुआ है, द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज वेरी सीरियस इशू इन आवर कंट्री। यानी बेरोजगारी की जो समस्या है, बेरोजगारी की जो समस्या है वो बहुत ही गंभीर मुद्दा है। सीरियस का मतलब गंभीर, इशू का मतलब मुद्दा। कहाँ? हमारे देश में। बेसिकली ये पूरा वर्ल्ड में है, लेकिन हमारे देश में ज़्यादा है। तो अनएम्प्लॉयमेंट इज द क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट इज वेरी सीरियस इशू इन आवर कंट्री। क्या चीज़ की प्रॉब्लम? तो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम। तो क्या हुआ? द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज वेरी सीरियस इशू इन आवर कंट्री। आगे देखो, मैंने लिखने का प्रयास किया है, आपको समझाऊं। यहां पे बोथ लिखा हुआ है, ठीक है, दिख नहीं रहा आपको? बोथ लिखा हुआ, बोथ। एजुकेटेड एंड अनएजुकेटेड, यानी दोनों, शिक्षित लोग भी और अशिक्षित लोग भी। दोनों का मतलब शिक्षित लोग भी और अशिक्षित लोग आर स्ट्रगलिंग फ्रॉम इट, यानी वे लोग भी स्ट्रगल कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं बेरोजगारी से।
ऐसा नहीं कि जो लोग केवल अनपढ़ है वही लोग बेरोजगार है, पढ़े लिखे लोग भी जो है ना वो बेरोजगार है। वही मैंने मेंशन किया कि बोथ एजुकेटेड एंड अनएजुकेटेड पीपल आर स्ट्रगलिंग फ्रॉम इट। देखो मैंने मेंशन किया है कोटेशन, क्या किया है? कोटेशन। इट इज सेड दैट, यह कहा जाता है कि अनएम्प्लॉयमेंट आर ट्रीटेड लाइक एनिमल, कि बेरोजगार लोग जो हैं वो जानवरों के समान व्यवहार किए जाते हैं। यानी दरवाजा बंद करो, जानवरों की समान, यानी बेरोजगारों को जानवरों के प्रति या जानवरों की तरह उसको ट्रीट किया जा सकता है। यदि आप कुछ नहीं कमाते हैं तो आप अपने परिवार के लिए सिर्फ एक जानवर के समान हैं, आप अपने समाज के लिए एक जानवर के समान हैं। इसीलिए लोगों को कम से कम अपनी रोज़गार को बचाना है। मैं यहाँ पे थोड़ी सी कहानी कुछ बताता, लेकिन वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा, इसीलिए मैं सीधा पॉइंट पे ही डिस्कस करूँगा। बाकी ऑफलाइन क्लास में तो मैं सारा चीज़ बताता ही रहता हूँ। बाकी इस तरह से मैं कम्युनिकेट करता हूँ, चीज़ों को इस तरीके से इंट्रोड्यूस करता हूँ, बाहरी इन्वायरमेंट से ऐसे चीज़ों को जोड़ता हूँ कि बच्चे को ईज़िली समझ में आ जाता है। तो यदि आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो वीडियो को देखें, और वीडियो को देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब भी करें, दोस्तों तक पहुँचाएँ मेरे वीडियो को, क्योंकि बहुत मेहनत करके मैं इस तरह के वीडियो बना पाता हूँ। और कहीं ना कहीं आप लोग की जो सपोर्ट है वो मेरी एक बहुत बड़ी ताकत है। यदि आप इस तरह ही सपोर्ट मुझे करते रहेंगे तो आने वाले कुछ ही दिनों में मैं पूरे 12th क्लास के लिए वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, और आप लोग के लिए ना बहुत अच्छा साबित होने वाला है। ठीक है, तो फिलहाल मेरे को बताओ, ये फर्स्ट पैराग्राफ सभी को समझ आ गया? ये मैंने बताया ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द टॉपिक यहाँ पे क्या था मेरे भाई? अनएम्प्लॉयमेंट। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द सेकंड पैरा। अब हम लोग सेकंड पैरा को डिस्कस करने वाले हैं। ओके सेकंड पैरा है, देयर आर मेनी काउजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट लाइक इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। यहां पे देखो कह रहा है देयर आर मेनी काउजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब बहुत कारण है क्या चीज का? बेरोजगारी का बहुत कारण है। जैसे पहला कारण हमने लिखा इंक्रीजिंग पॉपुलेशन रैपिडली, मतलब बहुत तेजी से जनसंख्या बढ़ेगा तो भाई कहाँ से इतना नौकरियाँ क्रिएट होगा? जॉब तो लिमिट है ना मेरे भाई, और जनसंख्या बढ़ रहे हैं, लगातार बढ़ रहे हैं, हर दिन बढ़ रहे हैं। कहा जाता है कि पूरे वर्ल्ड में 4 दिन में 1 मिलियन जनसंख्या बढ़ जाता है, लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि 4 दिन में 1 मिलियन जॉब क्रिएट हो सकता है? नहीं। तो इसका सबसे बड़ा जो कारण है ना मेरे भाई वो है इंक्रीजिंग पॉपुलेशन रैपिडली। इसीलिए आप लोगों को भी इस पर थोड़ा ध्यान देना होगा बाद में, और आप लोग भी थोड़ा सा भूमिका निभा सकते हैं जनसंख्या को कम करके। आगे देखिए कह रहा जनसंख्या तो बढ़ रहा है, लेकिन क्या हो रहा है? द जॉब्स आर लिमिटेड, यानी जो जॉब्स है ना वो लिमिटेड है। आगे द एजुकेशन सिस्टम इज नॉट सो गुड हेयर, यहाँ पे जो एजुकेशन सिस्टम है ना वो ठीक ठाक नहीं है, क्योंकि यहाँ की जो एजुकेशन सिस्टम है ना वो सर्वेंट क्रिएट होते हैं। खुद के जो स्टार्टअप होता है ना, जैसे कि डेवलप्ड कंट्री में लोग खुद, वहाँ के एजुकेशन सिस्टम ऐसी तगड़ी है कि वो खुद अपना स्टार्टअप करके रोज़गार पा लेते हैं। यहाँ पे लोग ज़्यादातर डिपेंड होते हैं गवर्नमेंट जॉब पे, और गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलता है तो अपने आप को बेरोज़गार के कैटेगरी में ले आते हैं। तो एक्चुअली यहाँ के लोग ज़्यादा डिपेंडेंट है, इसका वजह है यहाँ के एजुकेशन सिस्टम, क्योंकि यहाँ के एजुकेशन सिस्टम उतने अच्छे नहीं हैं कि व्यक्तिगत यानी पर्सनल उसका कोई डेवलप हो सके। सो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि एजुकेशन सिस्टम इज नॉट सो गुड है। बाकी जैसा भी समझो, अगर सही है तो सही है, नहीं तो मैं यहाँ पे मेंशन कर दिया हूँ। पीपल डिपेंड ऑन ओनली गवर्नमेंट जॉब्स। अब देखो बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना मेरे भाई जो सिर्फ निर्भर रहते हैं गवर्नमेंट जॉब पे। हमारे यहाँ का माइंडसेट ही ऐसा है, हमारे यहाँ का माइंडसेट ऐसा इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी जो फैमिली है या फिर हमारे जो रिश्तेदार हैं वो हम लोग को तभी सक्सेस मानता है ना जब हमारे पास सरकारी नौकरियां हो। अरे ऐसा नहीं है। यदि आप खुद का बिजनेस करते हैं, आप अपने पैरों पे खड़े हैं, आप खुद का ही अर्निंग कर रहे हैं, आप ठीक सर्वाइव कर रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आप सरकारी नौकरी ही करो। सरकारी नौकरी ही करना हमारे जीवन का एक लक्ष्य नहीं होनी चाहिए। आप किसी भी तरीके से रोज़गार हो, आप अपने फैमिली को संभाल सकते हैं, वो हर चीज़ जो आपको चाहिए वो अगर आप पूरा कर पाते हैं तो दैट्स इट, ठीक है। तो यहाँ के ज़्यादा लोग डिपेंड होते हैं गवर्नमेंट जॉब में, और एक उम्र निकल जाने के बाद उसके पास इतनी पैसा भी नहीं होता, सब कुछ खो देता है, एनर्जी, पावर, पैसा, दिक्कत हो जाता है। फिर यहाँ पे मैंने लिखा दे डू नॉट स्टार्ट देयर ओन स्टार्टअप,
वे खुद अपना कोई स्टार्टअप स्टार्ट नहीं कर पाते हैं, कोई बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट नहीं कर पाते। अच्छा, मैंने अगला मेंशन किया टेक्नोलॉजी आर बीइंग यूज सफिशिएंटली। देखो, बेरोजगारी होने के एक और भी बड़ा कारण है, खासतौर पे वैसे लोग जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जो इलिटरेट है, उनके जो काम है ना आजकल टेक्नोलॉजी छीन ले रही है। वही मैंने लिखा है कि टेक्नोलॉजी आर बीइंग यूज सफिशिएंटली, मतलब जो तकनीकी है ना वो बहुत पर्याप्त मात्रा में प्रयोग किए जा रहे हैं। अभी मैं रिसेंटली देखा, मैं जा रहा था कहाँ, रांची जा रहा था, तो मैं देखा कि जो है 4 लाइन पे ना एक होटल है, बगल में एक रेस्टोरेंट था। तो वहाँ पे क्या था ना कि जैसे कि कई होटल के सामने ना स्टाफ को लगा के रखता है और सबको बुलाता है कि मेरे होटल में आइए, रुकिए, ठहरिए। अब वहाँ पे उन्होंने क्या कर रखा है कि एक मशीन लगा दिया है और उसका मतलब ढांचा बना दिया इंसानों की तरह, और उसका हाथ ऐसे से होते रहता है ऑटोमेटिकली। अब देखो, वो जो एक इंसान को करना चाहिए वो एक मशीन कर दे रहा है, तो भाई एक इंसान का रोजगार तो छूट गया ना। और देखो, जहाँ मनरेगा की मैं बात करूँ तो मनरेगा में देखो आजकल कितने फ्रॉड होते हैं। लोग जहाँ पे सरकार कहती है कि लोगों से काम कराओ, लोगों की गारंटी दो 90 दिन की कामों की, वैसे लोगों जो इलिटरेट हैं या फिर जिनको काम नहीं है, लेकिन लोग पैसा कमाने के लिए स्वार्थ भाव से क्या कर देते हैं, जेसीबी लगा लेते हैं, पाइपलाइन लगा लेते हैं और काम को 1-2 दिन में निपटा करके पैसा हथिया लेते हैं। तो कुल मिलाकर के अगर बात की जाए तो मशीन भी जो है, टेक्नोलॉजी भी है, वो सफिशिएंटली यूज किए जा रहे हैं और इसका वजह है कि बेरोजगारी छिन रही है। अच्छा, इसके निष्कर्ष क्या हो सकते हैं, इसके कंक्लूजन क्या हो सकते हैं? तो मैंने लिखा है द पॉपुलेशन मस्ट बी कंट्रोल्ड। सबसे पहले क्या करना है, पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है। पॉपुलेशन को कंट्रोल रहोगे भाई, कम परिवार रहेगा, ज़्यादा पढ़ेंगे, और ज़्यादा पढ़ेंगे तो अच्छे डेवलप होगा उनका, अच्छा नौकरियां मिलेगा। और भी क्या करना है, मिनिमम यूज करना है, क्या चीज़ का, मशीन्स का। जहाँ इंसानों से काम हो जाए, मशीन का क्या जरूरी है मेरे भाई, लोगों को रोजगार दो। हाँ, मशीन का यूज एकदम ना करना ये गलत बात है, क्योंकि ना करोगे तो आज की समस्या, आज के समय में ये पॉसिबल नहीं है, बट कम करो। जहाँ पॉसिबल है इंसानों से काम करवाना, वहाँ इंसानों से भी काम कराओ, वैसे लोगों से जो बेरोजगार बैठे। फिर मैंने लिखा है एजुकेशन सिस्टम मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड। अच्छा हाँ, एजुकेशन सिस्टम में ना कुछ सुधार होनी चाहिए। इम्प्लीमेंटेड का मतलब सुधार होनी चाहिए। जैसे वोकेशनल कोर्स, यहाँ पे क्या होता है, सिंपली 12th के बाद ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन के बाद मास्टर डिग्री, इस तरह की नहीं। यहाँ पे कुछ ऐसे डिग्रियाँ जोड़नी चाहिए जो टेक्निकल हो, खुद के जो यहाँ के जो स्टूडेंट है वो खुद टेक्नोलॉजी में जा सके, कुछ रिसर्च कर सके, ऐसी डिग्रियाँ को जोड़नी चाहिए। फिर मैंने कहा गवर्नमेंट शुड बी क्रिएटेड मोर जॉब्स इन एवरी फील्ड्स। सरकार को भी ना क्रिएट करनी चाहिए बहुत सारे जॉब सभी क्षेत्रों में। कभी कभी क्या होती है, सरकार भी जानबूझ करके जबकि वहाँ पे ज़रूरत होता है रोज़गार की, लेकिन वो नहीं ऑफर करती है स्टूडेंट्स को। वजह ये होता है कि कहीं ना कहीं उसको एक बहुत बड़ा बजट बचाना भी होता है। तो देखा आपने कितना इजीली से मैंने बेरोज़गारी को समझा दिया। अगर आप पूरे वीडियो को ध्यान से देखे होंगे ना भाई, तो मैं यकीनन कह देता हूं कि आपको अनएम्प्लॉयमेंट पे लिखने के लिए आ जाएगा ना, आप श्योर लिख करके आओगे। सिर्फ यही नहीं, अब इसी स्ट्रक्चर पे कुछ भी आ जाए, विमेन एम्पावरमेंट आ जाए कि महिला सशक्तिकरण क्या है, तो महिला सशक्तिकरण क्या है, महिलाओं को शक्ति देना ही महिला सशक्तिकरण है। आगे लिख सकते हो कि अगर आप एक महिला को पढ़ाते हैं तो आप पूरे फैमिली को पढ़ाते हैं। महिला को हर तरीके से फ्रीडम देना चाहिए, बोलने का, कहीं जाने का, विचार रखने का, उसको एजुकेट करके वो अधिकार देना चाहिए। तो तमाम तरीके की जो चीज़ है वो अपने खुद से लिख सकते हैं। ये मेन बॉडी पे डिपेंड करता है। और चूँकि आप अगर पूरे साल मेहनत किए होंगे तो मेरे को इतना उम्मीद है, मैं जानता हूँ कि डेफिनेटली आप चीज़ों को लिख लोगे। तो अगर आपको इस वीडियो के माध्यम से थोड़ा बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह इसी मोटिवेशनल के साथ मैं और भी वीडियो आप लोग के लिए लाता रहूं। और मैं आप लोग को भरोसा दिलाता हूं कि एग्ज़ाम तक मैं 1-2 और आर्टिकल पे वीडियो बनाता हूं। फिलहाल 5 मिनट की वीडियो और होगी मेरे भाई, क्योंकि मैंने कुछ MCQs क्वेश्चंस को लिया है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लिया है। तो आइए हम लोग करते हैं, थोड़ा सा आप लोग देखने का प्रयास करें। ओहो, ये तो बहुत बड़ा हो गया ना, सॉरी, क्योंकि आपको दिख नहीं रहा होगा, मैंने चीज़ों को सिंपली यहाँ पे अटैच कर दिया था। फिर भी आप समझेंगे अगर दिख रहा होगा आपको तो। देखिए कह रहा है व्हाट इज प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ एन आर्टिकल। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं लिख देता हूँ, क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज प्लेस्ड ऑन द तो एक्चुअली आज की वीडियो मैं यहीं तक रखता हूँ। इलेक्ट्रिसिटी चले जाने से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, तो आज की वीडियो को